स्टार्ट। देखो टॉपिक गवर्नमेंट बजट है ना, और अभी तक जो हमने 3-4 वीडियोस पढ़ी थी उन 4 वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक्स कंप्लीट करके आए थे अभी तक कि रिसीट्स यानी कि प्राप्तियाँ दोनों तरीके की पढ़ ली, रेवेन्यू और कैपिटल यानी कि राजस्व और पूंजीगत, और दोनों ही तरीके के व्यय पढ़ ली हमने, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब जो अगली 2-3 वीडियोज़ आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है घाटा। डेफिसिट का मतलब क्या है? घाटा। देखो एक छोटी सी बात देखना आप लोग, बजट की 3 कैटेगरी हम बनाते हैं। देखो एक है बैलेंस बजट। बजट की 2 साइड्स होती हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यानी कि प्राप्ति और व्यय। बैलेंस बजट तब होगा जब बजट की जो रिसीट्स हैं वो एक्सपेंडिचर के इक्वल है, यानी कि इसको हम बोलते हैं संतुलित बजट। क्या बोलते हैं? संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट। वो कब होगा? जब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद आता है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब है बचत। सरप्लस का मतलब क्या है? बचत, यानी कि ये बजट है बचत का। किसका बजट है? बचत का, यानी कि सरप्लस बजट। अब बचत कब होगी? सरप्लस कब होगा? जब आपकी रिसीट्स एक्सपेंडिचर से क्या होंगी? यानी कि आपकी प्राप्तियाँ वैसे ज़्यादा होंगी। फिर आता है ये जो डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट में ये होगा कि आपके जो एक्सपेंडिचर होंगे वो ज़्यादा होंगे और रिसीट्स क्या होंगी? कम, यानी कि आपके खर्चे ज़्यादा और कमाई कम। अब देखो ये बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पैसा आया उतना हमने खर्च कर दिया और कंट्री में ग्रोथ भी हो गई। इससे बढ़िया बात क्या होगी? और ये तो मज़े ही मज़े कि हमारी जेब में पैसा और बचेगा, तो ये चुभ थोड़ी रहा है हमारे को। प्रॉब्लम ले देकर हमारे को किससे? इस वजह से, क्योंकि यहाँ हमारी जेब से पैसा जाता है, ठीक है। तो ना तो इससे प्रॉब्लम है और ना इससे प्रॉब्लम है। जो दुख दे ही नहीं रहा उस पर ध्यान देना क्यों? जो दुख देगा वही तो ध्यान देंगे ना। तो दुख कौन सा दे रहा है? डेफिसिट बजट दे रहा है। तो हम पढ़ने वाले हैं डेफिसिट। अब जो डेफिसिट है बजट वो 3 तरीके के। सबसे पहले है रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। हम सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। देखो हमने 2 तरीके के खर्चे पढ़े, रेवेन्यू और कैपिटल, और 2 तरीके की ही रिसीट्स पढ़ी, रेवेन्यू और कैपिटल। इसने पहले ही बोल दिया कि घाटा है रेवेन्यू वाला। कौन सा वाला है? रेवेन्यू वाला। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ना तो कैपिटल रिसीट्स को हमको इंक्लूड करना है और ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ले देकर हमको यहाँ पर घाटा किस में निकालना होगा? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, इसने पहले ही कह दिया कि आपको घाटा लगने वाला है। आपको घाटा कब लगेगा? जब आपकी एक्सपेंडिचर साइड रिसीट साइड से क्या होगी? बड़ी, यानी कि जब आपके एक्सपेंडिचर क्या होंगे? ज़्यादा, और रिसीट क्या होगी? तभी घाटा होगा। अब देखो एक छोटी सी बात देखना, अगर मैं इसका फॉर्मूला ये लिख दूँ रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय। मानकर चलो कि ये 10 लाख है और ये 8 लाख है, तभी तो घाटा होगा। ये कितने हैं? 8 लाख, और ये कितने हैं? 10 लाख। तो आंसर आएगा माइनस का 2 लाख। क्या आएगा? अब आंसर भी माइनस का है और घाटा तो वैसे भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया यहाँ पर गलत, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमको पहले ही पता है कि घाटा होना है, तो घाटे में कौन सी साइड बड़ी है? एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है और रिसीट साइड क्या है? कम। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट।
कि भाई एक्सपेंडिचर 10 लाख के थे, रिसीट्स 8 लाख की थी, तो आंसर आया 2 लाख प्लस का, यानी कि प्लस का 2 लाख का मतलब है कि घाटा सीधा सीधा कितना लग गया। आइए बात समझ में। तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट तब होगा जब राजस्व प्राप्तियों से क्या होंगे, ज़्यादा। जब राजस्व प्राप्तियों से क्या होंगे, तब क्या होगा, राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये फॉर्मूला और छोटी सी डेफिनेशन जो कि क्या है कि जब राजस्व प्राप्तियों से क्या होंगे, ज़्यादा, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से क्या होंगे, ज़्यादा, ठीक है। अब देखो अब इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस का मतलब है निहितार्थ का मतलब है कि ये जो आप रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हो, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन बात ये है कि इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, कि भाई ये जो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है ये आपको क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेगा, क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। उससे पहले एक चीज़, ये जो रेवेन्यू वाले खर्चे और रेवेन्यू वाली प्राप्तियां होती हैं ये साल में 1-2 बार होते हैं या बार बार होते रहते हैं। ये ऐसे खर्चे और प्राप्तियां होती हैं जो बार बार होती रहती हैं। हर महीने सैलरी जानी है, हर महीने फीसेस आनी है, हर महीने टैक्सेस आने हैं, हर महीने पेमेंट होने हैं, ठीक है। लेकिन हर महीने कर्जा नहीं ले सकते, हर महीने संपत्ति नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये वो वाले खर्चे और कमाई होती है जो डेली की होती है। मान लो किसकी होती है, डेली की या रूटीन की, है ना। तो इसका मतलब खर्चे क्या हैं, ज़्यादा, और रिसीट्स क्या हैं, कम। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये है कि सरकार अनेबल है, क्या है, अनेबल। सरकार अनेबल है किस चीज़ में, अपने रूटीन के खर्चों को रूटीन की कमाई से पूरा करने में। मतलब सरकार के जो रूटीन के खर्चे ना, डेली बेसिस के खर्चे, सरकार के वो डेली बेसिस के खर्चे सरकार की डेली बेसिस की कमाई से पूरा नहीं हो पा रहे। ऐसा ही है कि नहीं है भाई। ये रूटीन के होने वाले खर्चे और ये रूटीन की होने वाली कमाई, सरकार डेली 100 रुपये कमाती है और 120 खर्च कर देती है। तो इसका मतलब सरकार अपने रूटीन के खर्चों को रूटीन की कमाई से पूरा नहीं कर पा रही, ठीक है बात। अच्छा, अब एक बात बताओ कि डेली 120 का खर्चा 100 रुपये आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा 20 रुपये आते कहाँ से होंगे। ये एक्स्ट्रा 20 रुपये कहाँ से आते होंगे। देखो, हम कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें, मतलब पूंजीगत प्राप्ति होगी, तो वो या तो ये होंगी कि आप किसी से कर्जा लोगे या आप अपनी संपत्ति बेचोगे, है ना। लेकिन कर्जा लेने से और संपत्ति बेचने से पहले हम हमारी सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। भाई आज मानकर चलो ये लॉकडाउन के टाइम पे हमको सैलरीज रुक कर मिली है, ठीक है, सभी जगह। मान लो मैं क्या दूसरी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यही हाल था, तो क्या लोगों ने हाथ के हाथ कर्जा ले लिया, ऐसा तो नहीं था ना। पहले उन्होंने जो उनकी प्रीवियस सेविंग्स थी, पुरानी बचत थी, उसका इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा खर्चों की पूर्ति करने के लिए सरकार अपनी बचत का, सेविंग का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही। इससे सेविंग बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसका मतलब ये सरकार के लिए डिससेविंग्स कर रहा है। क्या कर रहा है, डिससेविंग्स, यानी कि सेविंग्स को कम कर रहा है। समझ गए इस बात को। अच्छा, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो ये कि सरकार अपने रूटीन की खर्चों को रूटीन की कमाई से पूरा नहीं कर पा रही है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिससेविंग्स हो रही है। क्या हो रही है, डिससेविंग्स, यानी कि बचतें कम होती जा रही है। अच्छा, कुबेर का खजाना तो है नहीं जो हमेशा चलता रहेगा जन्मों जन्मांतर तक। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि सेविंग्स क्या हो जाएंगी, ख़त्म। लेकिन घाटा अभी भी बरकरार है। तो अब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा,
अब हम जाएंगे कैपिटल रिसीट्स की तरफ। अब हम कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिसीट्स की तरफ। अब वो जो कैपिटल रिसीट्स यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां हैं, या तो वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी को बढ़ाएंगी यानी कि दायित्व को बढ़ाएंगी, यानी कि या तो हम क्या लेंगे? कर्जा। क्या लेंगे? या तो हम, या फिर हम क्या करेंगे? अपनी संपत्ति को बेचेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि असेट्स को सेल करेंगे, जिससे हमारे असेट्स क्या हो जाएंगे? कम। यही होगा भाई। देखो तुम जा रहे हो कैपिटल रिसीट्स की तरफ, तो ये जो कैपिटल रिसीट्स हैं, या तो ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी बढ़ा देंगी, दायित्व बढ़ा देंगी, कर्जा बढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, या ये तुम्हारे असेट्स को क्या कर देंगे? कम। यही होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक बात, समझदार आदमी अपने असेट्स को बेचने से पहले कर्जा लेने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने अपने असेट्स को बेच दिए तो जो उसकी कमाई के साधन हैं, वो कमाई के साधन क्या हो जाएंगे? बंद। तो हम ये सोचते हैं कि यार कर्जा ले लेते हैं। अगर मैं मेरी शॉप में या मेरी फैक्ट्री में 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, तो अब मैं 12 घंटे करूँगा, 14 घंटे करूँगा, ज़्यादा कमाऊँगा और ज़्यादा कमा के कर्जा चुकाने की कोशिश करूँगा। ऐसा हो पाएगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन हमारी कोशिश तो ये रहती है ना कि असेट बेचने के बजाय हम लोग क्या ले लें? कर्जा ले लें, ताकि हमारे असेट यानी कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी बनी रहे। क्योंकि अगर हमने अर्निंग कैपेसिटी क्या कर दी? ख़त्म, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये तब होता है जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि जब आदमी को कोई कर्जा ना दे रहा हो और वो सब तरीके से गिर जाए सब तरफ से, तब वो क्या करता है? हाथ खड़े कर देता है और जो भी है सब बेच बाच के ख़त्म करता है। ऐसा ही तो होता है ना। इसका मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि जब सेविंग ज़ीरो हो जाएंगी तो गवर्नमेंट जाएगी कैपिटल रिसीट्स की तरफ। किसकी तरफ जाएगी? कैपिटल रिसीट्स की तरफ। यानी कि या तो वो सरकार के ऊपर दायित्व बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ाएंगे, या सरकार के असेट्स को क्या कर देंगे? कम। अब देखो, इसका मतलब ये है कि चलो मानकर चलो ये जो घाटा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार खर्चा कमाई से क्या कर रही है? ज़्यादा। मतलब सरकार लोगों से ले तो रही है 100 रुपये डेली और लोगों को दे रही है 120 रुपये डेली, यानी कि लोगों की जेब में 20 रुपये एक्स्ट्रा पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। अब अगर ऐसा चलता रहा तो इससे मार्केट में पैसा ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा या नहीं घूमेगा? क्योंकि मार्केट में जो पैसा दिया उसको हम पूरा नहीं निकाल पाए, कुछ कम निकाल पाए, तो कम निकालने की वजह से मार्केट में पैसा रह गया, और मार्केट में अगर पैसा रह गया तो वो तेज़ी से पैसा घूमेगा। अब अगर वो पैसा तेज़ी से घूम रहा है तो वो क्या क्रिएट करेगा? इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई। जब पैसा मार्केट में घूमता रहेगा और वो भी डेली बेसिस पे, तो वो हमारे देश में क्या क्रिएट कर देगा? महंगाई बना देगा। महंगाई की स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन की पोजीशन में हमारी इकोनॉमी आ जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आज तो आप कर्जा लेते जा रहे हो, चुकाना भी तो है। तो आपने तो कर्जा ले लिया और चुकाने का बर्डन आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर डाल दिया। भाई कर्जा तो आप ले रहे हो, आज आपकी सरकार है, मान लो आज बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने कहीं से 10,000 करोड़ का, मान लो 10 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया और मज़े कर लिए आराम से। मानकर चलो कि अगली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि जिन्होंने पैसा दिया था वो मोदी जी से पैसे मांगने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी को पैसा नहीं दिया था या मोदी जी को पैसा नहीं दिया, उन्होंने दिया था भारत की सरकार को। तो जो भी सरकार होगी उसको पैसा लौटाना होगा। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि कर्जा आप ले रहे हो और चुकाने का बर्डन आप अपनी आने वाली जनरेशन के ऊपर डाल रहे हो। यही है, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स हुए। देखो पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट ये है कि ये दिखाता है कि सरकार अपने रूटीन के खर्चों को रूटीन की कमाई से पूरा। दूसरा ये कि ये सरकार के लिए डिससेविंग्स कर रहा है, यानी कि बचतों को क्या कर रहा है? कम। जिस दिन बचत खत्म हो जाएगी उस दिन हम जाएंगे कैपिटल रिसीट्स की तरफ, पूंजीगत प्राप्तियों की तरफ। या तो वो हमारे ऊपर कर्जा बढ़ा देंगी या हमारे असेट को, संपत्ति को क्या कर देंगी? कम कर देंगी। 3। चौथा ये कि आप अगर कर्जा लेते जा रहे हो और खर्चा ज़्यादा करते जा रहे हो कमाई से, तो नतीजा ये निकलेगा कि या तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आना चालू हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन बढ़ाते चले जा रहे हो। ये 4 इम्प्लीकेशंस। अब बात ये आती है कि इस घाटे को कम कैसे करें। तो देखो एक छोटी सी बात, खर्चा है इतना और कमाई है इतनी,
ठीक है, खर्चा है इतना और कमाई क्या है इतनी। BRS पढ़ते थे तुम, या तो बैंक में चेंज करते थे या कैश में चेंज करते थे, यही तो होता था। यहाँ हमारे पास दोनों ऑप्शन है भाई, या तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ भी आप BRS जैसे ही मान लो कि खर्चा यहाँ है कमाई यहाँ है, आपको घाटे को कम करना है, या तो आप खर्चे कम कर दो कि ये बराबर हो जाए तो आप घाटे से बच जाओगे। और अगर आप के मानकर चलो कि खर्चे नहीं कम हो सकते, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कम हो ही नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी कमाई को बढ़ा दो ताकि घाटा कम हो जाए। दोनों में से तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो आप अपने खर्चों को कम लेकर आओ, कुछ खर्चों को कम करो, कुछ कमाई को बढ़ाओ ताकि घाटे की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है रेवेन्यू डेफिसिट का। क्लियर है वाली बात। तो रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा वो कब होगा, जब राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व प्राप्तियों यानी कि रेवेन्यू रिसीट से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, ज़्यादा। ठीक है, इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस है। पहला ये है कि सरकार अपने रूटीन के खर्चों को रूटीन की कमाई से पूरा नहीं कर पा रही, इसकी वजह से सरकार की जो सेविंग्स है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस दिन सेविंग ज़ीरो हो जाएंगी उस दिन सरकार पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसीट्स की तरफ जाएगी, जो या तो सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज़ को बढ़ा देंगे या सरकार की संपत्ति को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर इससे क्या होगा कि जो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कमाई कम है, तो बाज़ार में महंगाई आ सकती है, इन्फ्लेशन आ सकता है, और साथ ही साथ आज का लिया हुआ कर्जा हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या हो जाएगा, बर्डन, उनके ऊपर बर्डन बढ़ता चले जाएगा। ये 4 इम्प्लीकेशंस थी, इसके निहितार्थ थे। बात यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट सही कैसे होगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट के सही होने के 2 ही तरीके हैं, या तो सरकार अपने खर्चों को क्या कर दे, कम, और अगर खर्चे कम नहीं हो सकते तो अपनी कमाई को क्या कर दे, तब जाके रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देखो आज हमने ये पढ़ा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन 2 डेफिसिट पढ़ने वाले हैं, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ये हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि अगली वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो ख़त्म होते के साथ ही एक लास्ट वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, और वो होंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, जहाँ पर से मेन CBSE RBSE किसी भी बोर्ड के 100% क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और CBSE वालों के तो लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं उस बजट के ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।